चलिए तब तक हम थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी बात कर लेते हैं। कोई आएगा तो वी विल स्टार्ट द टॉपिक, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। हमें चाहे अच्छा। एक कोई एक चीज बता दूं आपको, अगर कोई आप में से एक भी आएगा ना, तो विद द सेम इंथुजियाज्म, विद द सेम एनर्जी, आई विल ट्राई टू डिलीवर माई लेक्चर। सर देयर यही इज बात नो आपकी डिफरेंस सबसे कि अच्छी यहाँ है। पे 200 स्टूडेंट है या कोई एक स्टूडेंट है। यही बात आपकी सबसे अच्छी है सर। ठीक है, और अगर आप दोनों में से भी अगर कोई एक भी जज बन जाता है तो बस मेरी मेहनत तो वही वही सक्सेस हो जाएगी। वो जज बनने के बाद याद रखना थोड़ा सा कि कोई आपकी दुआएं रहनी चाहिए सर साथ में। डेफिनेटली डेफिनेटली यार, बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना, तब तक कोई आएगा तो वी विल स्टार्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, कहीं भी कोई इशू लगे तो प्लीज माइक को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए। सीआरपीसी 1973, इसको हम डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल कोट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। व्हेन टैलेंट डजंट वर्क, जब आपका टैलेंट काम ना करे तो आपका हार्ड वर्क काम करता है। इट मीन्स बाय हार्ड वर्क यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। आप कभी राजस्थान साइड गए होंगे तो आपने देखा होगा, वहां पे ना आपको बहुत मतलब वो बच्चे जर्मन बहुत अच्छी बोलते हैं, फ्रेंच बहुत अच्छी बोलते हैं। इवन दो स्कूल्स हैं जो लैंग्वेज स्कूल्स, उनके स्टूडेंट्स उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। और आप उनसे पूछेंगे क्वालिफिकेशन, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड, वो कभी स्कूल ही नहीं गए बेचारे। तो कैसे सीखा उन लोगों ने? बाय देयर हार्ड वर्क। अब जब तक कोई आए तब तक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हाउ टू डेवलप स्टडी हैबिट। ये हर स्टूडेंट के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे मैं किसी हैबिट को अडॉप्ट करूं? इट्स माय फॉर्मूला कि 40 डेज ट्रायल, मैं इसको 40 डेज ट्रायल कहता हूं। और मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे इसको देखा है इम्प्लीमेंट होते हुए, जिन्होंने इस बात को फॉलो किया है। आप 40 डेज तक क्या करो, डेली 1 आवर, 1 घंटा या फिर आधा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। आधे घंटे से शुरू करके आप 1 घंटे में जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट 1 घंटा भी बैठ सकते हो। डेली शाम को आपको बैठना है, एक किताब लेनी है लॉ की, ठीक है, उसके पन्ने पलटते रहना है। पढ़ने का मन नहीं करना लेकिन उठना नहीं है वहां से। फिर आधे घंटे बाद उठना है, 1 आवर्स के बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक लेना है, मैक्स 5 मिनट रखिए ब्रेक तो अच्छा रहेगा। और फिर से आधे घंटे बैठना है। पहले दिन आप देखेंगे आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया। आप इस एक्सरसाइज को 40 डेज तक कीजिए, एंड ऑन द 41st डे आई कैन गिव इन रिटर्न कि आप कहीं बाहर भी है ना, तो जैसे होता है ना कि एक आदमी को लगता है, स्पोर्ट्समैन को लगता है कि ये मेरा खेलने का टाइम हो गया है, यू विल फील कि ये मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया है, मुझे पढ़ना है जाके, दिस इज माई स्टडी टाइम, आई हैव टू गो। ठीक है, इस स्लॉट में मुझे पढ़ना है। तो आपकी हैबिट, यू कैन नॉट बी लिव विदाउट स्टडी, विदाउट बुक्स, ये आपके डेवलप हो जाएगी अगर आप करना चाहेंगे तो। दूसरी बात क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम साहू जी आप लोगों को आती होगी टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, कि टाइम को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज द टाइम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी बातें करेंगे इस मैटर पे। आप घर के अपने रूम में इंटर करते हैं, ये आपका रूम है, ठीक है। आप जैसे इंटर किया, आपकी चीजें यहाँ यहाँ वहां बिखरी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी होती है ना, तो बहुत सर डिफिकल्ट होता है कहीं भी आना जाना। ये जनरल स्टूडेंट लाइफ में तो रहता है, ये जूता कहीं, शर्ट कहीं, कहीं पे भी कुछ। लेकिन अगर इन चीजों को आप अरेंज्ड मैनर में रख दें, एक अरेंज्ड मैनर में इन चीजों को मैं रख दूं, तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्पेस, बहुत स्पेस खाली हो जाता है। ये सेम पैटर्न आपकी लाइफ पे है। आप अगर अपनी जो डेली के आपका जो वर्क स्टाइल है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है डेली की, इफ यू अरेंज देम एज पर योर प्लान, उनको अरेंज करना है कि किस टाइम क्या करना है, इफ यू अरेंज देम ना, यू विल हैव द टाइम। 24 घंटे होते हैं सबके पास, ये 24 आवर्स जो है, जो घड़ी दिखाती है उससे कम या ज्यादा नहीं होते हैं, ये उतने ही रहते हैं। लेकिन इस 24 घंटे में कोई लोग डीजेएस को टॉप कर जाते हैं। ठीक है, यशवंतर चहल जो है, उसने देखो टॉप किया था दिल्ली जुडिशरी। तो वही 24 घंटे उसके पास थे, वही 24 घंटे आपके पास है, वही रूम उसके पास था, वही सामान वही रूम आपके पास है। द मैटर इज दैट योर प्लानिंग, योर अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ द वर्क।
सो हमेशा अपने काम को अरेंज करके चलें। कभी भी कोई स्किप हो जाता है तो उसको जब तक कंप्लीट ना करें, टास्क जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपको सोना नहीं है। मान लीजिए सुबह से आपको खाना नहीं मिला, क्या बिना खाना खाए सोएंगे? अगर खाना अवेलेबल है तो, कि मैं बात कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं नो सर, सोएंगे नो आप, सर। खाना खाएंगे आप। तो भाई जब खाना खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है तो वो भी आपके लिए टास्क हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, आप लोगों की भाई कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी डेफिनेटली होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स होंगे। तो अभी आपके जो फ्रेंड्स है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, फ्रेंड्स होने चाहिए, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर प्रायोरिटीज, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी फिलहाल यहाँ पे जज बनना है, और जज बनने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस। आपने बहुत सारी पुरानी मूवीज जो देखी होंगी, अपने जो सीरियल्स है रिलीजियस वो देखे होंगे कि लोग तपस्या करते थे, ठीक है। अभी जगन्नाथ जी की लगा लो, हम जगन्नाथ जी की जब पूजा करते हैं तो हमें पूरे फेथ से पूजा करनी होती है, और जब पूरे फेथ से हम पूजा करेंगे तभी जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे, तभी खुश होंगे, तभी कुछ ना कुछ हमें, हमारी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। जब हमारा फेथ लेवल वहां पे इतना है तो यहाँ भी उतना ही होना चाहिए कि भगवान मुझे यहाँ पे ये बनना है तो मुझे उतना डेडिकेशन देना होगा। गॉड विल हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। तो अपने टारगेट को, अपने प्लान से, एक दूसरी चीज ये छोड़ दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखा हूँ नेट पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक स्टडी प्लान। अरे यार, आपका स्टडी प्लान और कोई कैसे बना सकता है? नो वन कैन मेक। नोट्स दिला दो कहीं से, नोट्स मिल जाए बस एक बार, दिल्ली से ना मुखर्जी नगर जाते हैं नोट्स ले आते हैं, राहुल आईएएस के, एम्बिशन के, किसी के मिल जाओ, नोट्स चाहिए, और वो नोट्स आने के बाद अलमारी में पड़े रहते हैं। हमेशा नोट्स खुद बनाने हैं, सेल्फ नोट्स। मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझे एक बार, मेरे रेगुलर क्लास में एक स्टूडेंट है, उसने कहीं से राहुल के नोट्स ले लिए, बोला सर उसमें सीपीसी में लिखा है सीओए, जगह जगह लिखा है सर, पता नहीं क्या लिखा है। अरे भाई, एब्रीविएशन तब समझ में जब आपने खुद बनाया होता है। मैंने उसको बोला कि यार देखो, तुम जब नोट्स, दूसरे के नोट्स पढ़ोगे ना, पढ़ने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन पहले अपने नोट्स बनाओ, उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड ऑन करो, बट डोंट रिलाई ऑन अदर्स नोट्स कि तुम उस क्लास में गए ही नहीं। कॉज ऑफ एक्शन होता है ये, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप कंफ्यूज रहोगे उसने क्या लिख दिया, राइट को कहीं पे आरटी लिख दिया होगा, ठीक है, बिकॉज को अभी उसने कहीं मार्क से दे दिया होगा। सब लोग अपना अपना एक तरीका रखते हैं, तो नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। मैं ये कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक चैप्टर कर लिया, चैप्टर 1 कर लिया मैंने सीआरपीसी का ही, ठीक है, तो सीआरपीसी के चैप्टर 1 में जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वी विल डील ऑल दोज एमसीक्यूज। मेंस के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वी विल डील द मेंस क्वेश्चन आल्सो, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द केस लॉज, जिसमें कि एक पुराना केस मिनिमम होना चाहिए, ओल्ड केस कोई लैंडमार्क जजमेंट, और एक न्यू जजमेंट जो पिछले 2 या 3 साल के अंदर अंदर आया हो। अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करना खुद से। क्या ये चीजें आपको कोई और करके दे सकता है? दूसरे का नो सर। देखोगे, रटोगे, भूल जाओगे एग्जाम में। मेक योर ओन प्लान, जब अपने तरीके से लिखते हो ना आप। अगर आपको मैं आज बोलूं कि आपको टेबल लिखनी है 2 की, तो बताइए आपको 2 की टेबल लिखने में कुछ टाइम लगेगा क्या? आपका हाथ ऐसे चलेगा, ठीक है, बिल्कुल टकाटक। क्यों चलेगा? क्योंकि आपने खुद से ना, जब आप प्राइमरी स्कूल में तो टीचर ने बहुत प्रैक्टिस कराई थी आपकी, और आप चाह रहे हो कि जुडिशरी का मेंस का पेपर विदाउट प्रैक्टिस आप किसी के नोट्स पढ़ के दे दोगे तो भी कैसे होगा? नोट्स बनाने के बेनिफिट देखो, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी, तुम्हें पता रहेगा तुमने क्या कंटेंट लिखा है, ठीक है, तुम्हें नया कंटेंट मिलेगा, वेरी वेल यू कैन ऐड ऑन, एंड यू कैन रिमूव योर मिस्टेक्स, जो तुमने मिस्टेक्स की हैं उनको भी आप जब दोबारा लिखोगे तो यू कैन। हमेशा क्लास में पहले आपको रफ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, देन उसको फेयर करना है। मैंने उस दिन भी कहा था 3 तरह के नोट्स रहेंगे हमारे, एक प्री ओरिएंटेड रहेगा, एक मेंस रहेगा, और एक आपका इंटरव्यू का भी मैं उसी में बताऊंगा कि कौन सी चीजें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। 3 हाइलाइटर रखिए, प्री वाले को एक कलर दीजिए, मेंस को दूसरा दीजिए, इंटरव्यू को तीसरा दीजिए। ये सब तरीके ना आपके अपने इनोवेटिव होनी चाहिए, अडॉप्टेड मेथड्स बहुत कम काम करते हैं। साइंटिस्ट वही फेमस हुए हैं जिन्होंने खुद की कुछ डिस्कवरी की है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे की डिस्कवरी के ऊपर चले, वो कभी साइंटिस्ट नहीं बनते। पीएचडी होल्डर्स वही बनता है जिसके पास खुद की थीसिस होती है। ओके,
तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप जो आना था आ गया है। एडवोकेट कृष्णा, जोगी, हर्ष, राज। ज्यादा बोरिंग लेक्चर तो नहीं लगा आप लोगों को ये? नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम डील करने वाले हैं सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी 1973 में देखिए क्या है। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ मीन्स जो एक प्रोसीजर को बताता है। लेकिन ये किस चीज का प्रोसीजर है? अब आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप सीआरपीसी वर्ड आपने कभी सुना है। बट आपने सोसाइटी में ये सुना है कि आपकी सोसाइटी के बगल में एक मिस्टर मोहन रहता था, ठीक है। और मोहन की लड़ाई हो गई मिस्टर सोहन के साथ में, और सोहन ने इसका हाथ तोड़ दिया। क्या कर दिया? इसका जो है हाथ तोड़ दिया, ठीक है। हाथ ही तोड़ दिया बेचारे का। तो अब आपने देखा कि ये बात पहुंची पुलिस तक, और पुलिस ने आया, और पुलिस आके सोहन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। और बाद में कोर्ट ने सोहन को क्या किया? पनिशमेंट दे दिया, 3 साल का दे दिया, हम मान लेते हैं। ये सिचुएशन से आप अवेयर हो कि नहीं ऐसा हो सकता है आपके पड़ोस में? ये एक आम, मैं बिल्कुल एलएलबी स्टूडेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं। इतना नॉलेज एक नॉर्मल सिटीजन को, नॉर्मल बंदे को होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आज हम बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन वाली क्लास करेंगे। इसमें साहू जी आप बताइए, ये चीज आपने लॉ स्टूडेंट के एंगल पे अगर आपके पास आती है तो आप क्या करेंगे? सीआरपीसी हमें इस तरह नहीं पढ़नी है कि जो बुक में लिखा है। सीआरपीसी का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंप्लीमेंटेशन है। सीआरपीसी डायरेक्ट में वो आधी चीजें ही लिखी हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो, आधी आपको प्रैक्टिकल लाइफ से निकालनी है। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एंगल से ले जा रहा हूं। यस सर। तो बताइए, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या करेंगे अभी आप? सर, सर थोड़ा समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सर क्या ओके, बोले आई सर? विल रिपीट, नो इश्यूज। मिस्टर मोहन हैज फाइट विद मिस्टर सोहन। आपके पड़ोसी हैं दोनों, इवन सर, योर नेबरहुड, दोनों रहते हैं। सर, सोहन ने लड़ाई में मोहन का एक हाथ तोड़ दिया है, सर, ठीक है। उसका हाथ टूट गया है, डिसलोकेट सर। हो गया है उसका शोल्डर बोन पूरा। यस सर, यस सर। अब ये इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती है। हाँ सर। पुलिस आके मिस्टर सोहन को अरेस्ट कर लेती है। सर, मैटर कोर्ट चला जाता है। कोर्ट सर, सोहन को क्या करता है? 3 साल के लिए, फॉर 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट देता है। सर, इस मैटर को मैंने आपको बताया सिंपल एक स्टेटमेंट। नाउ यू कनेक्ट दिस स्टेटमेंट विद द सीआरपीसी एंड आईपीसी, वो आपको करना है। अब बस आई सर, वांट टू जज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ यू गाइज, सो दैट आई कैन ब्रिंग ऑल ऑफ यू ऑन अ ट्रैक वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे। देखो, आपके लेवल तक आगे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो मुझे ज्यादा सही लगता है इन कंपैरिजन की मैं अपना बेरेक्ट उठा के आपको 4 चीजें बता दूं। सर। बताइए आप। देखिए, डोंट सर, हेजिटेट। एक चीज और हाँ बता सर। दूं आपको कि अगर हाँ आप यहाँ पे कुछ भी गलत बताते हैं, आप हो, मैं हूं, राजकुमार है, हर्ष जी हैं, एडवोकेट कृष्णा जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ गलती करेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं करेंगे। यहाँ हेजिटेट करेंगे, एग्जाम में गलती कर देंगे। यहाँ की गलती कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, एग्जाम की गलती टारगेट पे नहीं जाने देगी। सो प्लीज सर। गो एट। सर, एफ आर देंगे सर, पुलिस स्टेशन में सर। ओके, एफआईआर देंगे, हाँ, ठीक है। उसके बाद सर प्रोसीडिंग होगा। प्रोसीडिंग होके मतलब कोर्ट कोर्ट में होगा, कोर्ट में होके वो जहाँ जजमेंट होगा या डिसीजन होगा तो कन्विक्शन ओके, होगा सर। ओके, जजमेंट होगा, कन्विक्शन होगा, सर, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल या सही है, एक्विटल हो सकता है सर। बिल्कुल सही है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ये एफआईआर कौन करेगा? सर, एफ आर पुलिस करेगा सर। पुलिस करेगी। पुलिस को कौन बताएगा? सर, पुलिस को इंफॉर्मेंट सर, इंफॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट बता। ये इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है? मोहन हो सकता है जिसका हाथ टूटा है। हाँ, हाँ हो सकता है, और कोई अलग लोग भी हो सकते हैं सर। बिल्कुल, डेफिनेटली, इसका मतलब आपके बहुत अच्छे फंडे क्लियर हैं। एनी वन कैन ब्रिंग द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। कोई भी क्रिमिनल लॉ को उसमें मोशन में ला सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी जिसको हमने सर, नाम दे दिया ट्रायल का, यानी कि एक ट्रायल होगा। और फिर एक जजमेंट आ जाएगी जिसमें कि कन्विक्शन हो गया जजमेंट में। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो कोई भी जब क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल ऑफेंस की 3 स्टेज बनती है। एक होती है प्री ट्रायल,
ट्रायल से पहले की, जिसमें आपका FIR आ गया, इन्वेस्टिगेशन आ गया, फिर आपका ट्रायल चलेगा, और फिर आपका पोस्ट ट्रायल जहां पे अपील रिवीजन हो गया। ठीक है, यहां तक यानी आपको बेसिक चीजें क्लियर। आई होप राजकुमार जी को भी ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की चीज। हमने सबसे पहले पढ़ा था पिछले संडे को कि रॉन्ग होते हैं, एक को हम बोलते हैं पब्लिक रॉन्ग, एक को हम बोलते हैं प्राइवेट रॉन्ग। अब जो पब्लिक रॉन्ग है, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ये हमने पढ़ा था, बिकॉज स्टेट विल डिफाइन द लिस्ट ऑफ एक्ट्स एंड ओमिशन विच आर नोन एज ऑफेंसेस। अगर आपको लगे कि थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो, आई विल स्लो डाउन। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो जा रहा हूं तो लेट मी नो, आई विल इंक्रीज माई स्पीड। ऑफेंस आपने पढ़ा सेक्शन 40 के आईपीसी में। आपने कहा जी क्राइम होते हैं, लेकिन सारे क्राइम ऑफेंस नहीं होते हैं, क्योंकि क्राइम जो है वो आपका एक जीनस है, और जो ऑफेंस है वो उसकी स्पीसीज है। अब क्राइम के आपने एलिमेंट पढ़े थे कि एक पर्सन होना चाहिए जी, ये उसकी एक मेंस रिया होनी चाहिए, यानी गिल्टी माइंड होना चाहिए, एक उसका गिल्टी एक्ट एक्टस रियस होना चाहिए, और उसने किसी को इंजरी पहुंचाया हो, तो वो क्राइम बन जाता है। ठीक है जी, यहां तक सही है। यानी कि नाउ स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माई टू प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंसेस। ऑफेंस हो गया, पहले तो उसका प्रिवेंशन करना, स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर पाया, ऑफेंस हो गया, तो ही हैज टू गिव रेमेडी, जस्टिस। अब ये तो होगी क्रिमिनल केस की बात। दो तरह के केसेस हैं, मैं लॉ की डेफिनेशन में आपको धीरे धीरे लेके आऊंगा। पहला आपने सुना सिविल केसेस, एक आपने सुना क्रिमिनल केसेस। सिविल केस में देखिए क्या होता है, ये प्रीपोंडरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी पे डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि संभावनाओं के आधार पर। और दीज कैन बी, कैसे कर सकते हैं हम, रिस्टोरेशन ऑफ राइट्स बोलते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ, RTS मतलब राइट्स। किसी के अधिकारों का हनन हो गया, राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो गया, उसके राइट्स को रिस्टोर कर दो, तो आपने उसको क्या दे दिया, रिलीफ दे दिया। और यू कैन गिव इधर, और आप उसको कंपेंसेशन दिला दो, यही होता है सिविल केस में। दीज आर मैक्सिमम द जजमेंट इन पर्सोनम। अब हम आते थे सिविल केस में किस तरह से आपने उसको रिलीफ दिला दिया। नाउ इन क्रिमिनल केस व्हाट विल हैपन, क्रिमिनल केस में आपका स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कि मोहन को कहेगा कि तुम्हारा जो हाथ तोड़ा है ना किसने, मिस्टर सोहन ने, तो भी सोहन को पनिशमेंट मैं दिलाऊंगा, मेरा काम है। तुम क्या हो, तुम एक विक्टिम हो, तुम विक्टिम हो। अब कैसे दिलाऊंगा, कि मैं सोहन को ये सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा से कोई अपराध ना करे, आज तुम्हारा हाथ तोड़ा है, कल वो किसी और का ना तोड़ दे। कैसे, क्योंकि उसने, मैंने जो सब्सटेंटिव लॉ बना दिया है IPC, उसने कह दिया है कि ये तो जी हाथ तोड़ना जो है 320 डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस, किसका, ग्रीवियस हर्ट का, डिसलोकेशन ऑफ द बोन, ग्रीवियस हर्ट होगी। अब जानबूझ के उसने ग्रीवियस हर्ट दिया है, ये भी आप देखिए यहाँ पे, ग्रीवियस हर्ट जो है ये जानबूझ के दिया, तो वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ये आपने 323 में पढ़ा। फिर आपने 325 में इसको पनिश कर दिया, जहां पे 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन अब ये सजा उसको देंगे कैसे, हाउ स्टेट विल इंप्लीमेंट दिस प्रोसेस, ये आपको CRPC बताएगा, ये आपको CRPC बताएगा कि किस तरह से हम इसको देंगे। ये काम स्टेट का है, लेकिन स्टेट करेगा कैसे। अब स्टेट को इसके लिए कुछ की पर्सन चाहिए। CRPC को समझने से पहले हम कुछ चीजों को समझेंगे, जहां पे आपको, क्योंकि पनिशमेंट तो बता दिया आपने 7 साल है, अब आपके माइंड में आना चाहिए कि हाउ टू गिव दिस पनिशमेंट, ये पनिशमेंट दूंगा कैसे, हु विल गिव, कौन देगा भाई, कौन सी कोर्ट देगी, क्या सिविल जज दे सकता है, यानी कि किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम करेगा, ये आपको बताना है CRPC के थ्रू। तो जब 1860 में IPC 1860 बनी थी, 1860 में ऑन द 6 अक्टूबर 1860 the legislative assembly passed this act and this bill becomes the act on this date, enactment date 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ। अब लागू होने के बाद
अच्छा, आपने कभी सोचा है कि 2 साल का गैप जो मैंने शायद बताया भी था आपको, इसको पहले लागू करना था 1 मई 1861 से। ठीक है, ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आपका 1862 में लागू हुआ तो कोर्ट्स को समझ नहीं आया कि अब करें कैसे, हाउ विल डू दिस, इंप्लीमेंट कैसे करें भाई इसको, तो कोर्ट्स में कंफ्यूजिंग होने लगा। इसके लिए 1882 में आपका पहला सीआरपीसी बना। अभी तक आपने सीआरपीसी 1973 आप पढ़ते हैं, वही आपके सिलेबस में आता है, वही आपको पता है। लेकिन जो फर्स्ट सीआरपीसी बनी थी वो 1882 में बनी थी। अब इसमें भी बहुत, जब भी कोई लॉ पहली बार बनता है तो उसमें कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1898 में सीआरपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और ये सीआरपीसी चली अप टू 1973। ठीक है, तो पुरानी जो सीआरपीसी हमारे पास आती है वो 1898 की और नई 1973 की है। 1973 में फिफ्थ लॉ कमीशन बना। फिफ्थ लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी, 41st रिपोर्ट, और इस 41st रिपोर्ट के आधार पर क्या है आपका सीआरपीसी 1973 बना। ओके, अब सीआरपीसी 1973 ने, जिसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कहते हैं ड्राफ्टेड बाय हुम, यू कैन से दिस वर्ड, डॉक्टर के सुंदरम। ये किताबों में नहीं मिलेंगी चीजें, आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर के सुंदरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इसको ड्राफ्ट करने में। ठीक है, अभी ये डिफरेंस क्या थे दोनों में, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरव्यू का है, इंटरव्यू वाला आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में बहुत रेयर चांस है कि कुछ पूछा जाएगा। सीआरपीसी 1898 एंड सीआरपीसी 1973, इन दोनों के डिफरेंसेस क्या थे। सबसे पहले तो इसके स्केलेटन में डिफरेंस था कि यहाँ पे 565 सेक्शंस थे, 46 जो है यहाँ पे टोटल चैप्टर्स थे और टोटल 5 स्केड्यूल्स थे इसके अंदर। आज हमारी सीआरपीसी में कितना है, 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर्स हैं और 2 स्केड्यूल्स। ये तो हो गया मोटे तौर पे डिफरेंस। सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसका था कि जो एग्जीक्यूटिव्स थे, यानी कि जो आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनके बीच में सेपरेशन नहीं था। इनकी पावर्स को पूरी तरह से सेपरेट किया गया और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस सीआरपीसी के आने से पहले, और इंदिरा गांधी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था आर्टिकल 310 में, उससे पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात बहुत वास्ट पावर थी, जो कि ब्रिटेन ने, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, क्योंकि वो अंग्रेज होते थे, वही पावर्स यहाँ तक बहुत दिनों तक चलती रही। तो यहाँ पे इस चीज को सेपरेट किया 41st रिपोर्ट ने, लॉ, फिफ्थ लॉ कमीशन की। ठीक है, और उसके बेस पे, बिकॉज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सीआरपीसी इज द फेयर ट्रायल, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एंड स्पीडी ट्रायल, दो चीजों को इंश्योर करना आपका ऑब्जेक्ट है सीआरपीसी का। ठीक है, और कोर्ट्स की हिस्ट्री भी इसके साथ आई। जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कोर्ट्स की हिस्ट्री आई तो आपको सबको आइडिया होगी कि जब 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत 1774 का पहला कोर्ट बना। कहाँ पे बना था ये, कैलकाटा में। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1800, लास्ट वीडियो में ना हम इस पे 1880 लिखा गया था धोखे से, तो उसको थोड़ा अमेंड कर लीजिएगा। 1800 में मद्रास में बना, जो आज का चेन्नई है, और 1823 में आपका बॉम्बे में बना, जो आज का मुंबई है। 1861 तक, 1861, जब तक हाई कोर्ट एक्ट नहीं आया तब तक ये सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में रहे। लेकिन अप टू 1935 तक यहाँ तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं था, नो सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। प्रीवी काउंसिल जो है वो आपके डिसीजन देती थी इंग्लैंड से। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके तहत फेडरल कोर्ट बनी, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है। ये मोटे तौर पे एक हिस्ट्री होगी, बस मैं ऐसे रिवाइज करा रहे ताकि इससे भी कुछ पूछने आ जाए कभी तो आपको उसका थोड़ा सा आइडिया रहे। ठीक है,
तो अब क्या बात आती है कि जब आपने जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, हम उसी पे वापस आते हैं। मिस्टर मोहन का हाथ तोड़ा गया, जिसको आपने कहा कि ग्रीवियस हर्ट है। 320 में आपको पता लगा कि ये ग्रीवियस हर्ट है। 322 में आपने कहा कि वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस, ये दोनों डेफिनेशन क्लोज है। आईपीसी के डेफिनेशन क्लोज। पुलिस जब एक्शन लेगी ना तो ये धाराएं नहीं लगाएगी। पुलिस कौन सी धारा लगाएगी? पुलिस उसके ऊपर धारा 325 आईपीसी लगाएगी। जो एफआईआर में लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी, ये नहीं लिखी जाएंगी। बट व्हेन यू फ्रेमिंग चार्ज ना, यू हैव टू इंश्योर कि उसके इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे उसका हाथ नहीं टूटा होता तो 324 में आ जाती। ठीक है, उसकी डेफिनेशन 320 में अगर वो फॉल नहीं कर, टोटल 8 कैटेगरी दी गई है यहाँ पे, वो हम आईपीसी में डील करेंगे। यानी कि पुलिस ने उसके ऊपर धारा 325 लगा दी। अब 325 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है एंड फाइन है, और फाइन नहीं, और साथ में जुर्माना भी है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका किस तरह से काम होगा। अब हम चलते हैं अपने क्रिमिनल केस की प्रोसीजर पर। ऑफेंस आपने समझा। अब सबसे पहले इस ऑफेंस का नेचर क्या है? नेचर ऑफ ऑफेंस, दो तरह के ऑफेंस होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल, ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो सीआरपीसी समझ लीजिए आपने समझ लिया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? कैसे पता लगेगा हमें कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है? बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये सजा के ऊपर है, 3 साल से कम है, 3 साल से ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉग्निजेबल की डेफिनेशन 2 क्लॉज सी ऑफ सीआरपीसी देता है, नॉन कॉग्निजेबल 2 क्लॉज एल ऑफ सीआरपीसी देता है, इसको डिफाइन करता है। और ये दोनों सीधी सी एक ही बात कहते हैं। सिंपल बात याद रखिए कि जो फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है सीआरपीसी के लास्ट में, 2 शेड्यूल, उसमें से जो फर्स्ट शेड्यूल है दैट विल टेल यू कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब वो कैसे बताएगा? यानी कि सीआरपीसी को पढ़ने से पहले हमें फर्स्ट शेड्यूल पढ़ना होगा। उसको याद नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कि उसमें दिया क्या गया है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी आप सब डायरेक्ट में खोल लीजिए अपने साथ साथ। ये आईपीसी प्लस सीआरपीसी दो चीजों को डिफाइन करता है। कैसे? आईपीसी में बताता है कि कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा लगेगी, विच सेक्शन, साथ साथ उसने ऑफेंस क्या किया है और उसकी पनिशमेंट कितनी है। ठीक है, फिर बताएगा सीआरपीसी में कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल, जमानती है या फिर अजमानती है, और ट्राइबल बाई हूं, ट्राइबल बाई हूं, कौन सी कोर्ट उसको ट्राई करेगी। अंडरस्टूड? तो यहां मान लीजिए वो लिखा गया है कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाई आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है। दे दिया 325 है जी, पनिशमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, पनिशमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन, और यहाँ दे दिया कॉग्निजेबल। ठीक है, नॉन बेलेबल। अब क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट, उस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, बिना परमिशन के। अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, कोर्ट से वारंट नहीं लाएगी। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल होता है, अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है, तो उस केस में क्या होगा? पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, अरेस्ट भी अपने से नहीं कर सकती। यानी नॉन कॉग्निजेबल में कोर्ट आदेश देगा कि क्या करना है। अब कॉग्निजेबल केसेस में काटी जाती है एफआईआर। एफआईआर वर्ड आपको ना इसमें कहीं नहीं मिलेगा सीआरपीसी में, एक्सेप्ट सेक्शन 209 में इसका एक जिक्र किया गया है सिर्फ। ओनली द वर्ड इज यूज्ड बट नोवेयर इन सीआरपीसी इट इज एक्सप्लेन, कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो एफआईआर होती है कॉग्निजेबल में, और नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? आपका एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब मान लीजिए, अब आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ पे। ये दो टर्म आपको समझ में आ गई। तो अब आप पहुंचे पुलिस स्टेशन, मिस्टर साहू गए पुलिस स्टेशन की मेरे पड़ोसी का हाथ तोड़ दिया है, बीइंग एन
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई कैन पुट द क्रिमिनल लाइफ टू द मोशन। और भैया मैं एफआईआर कटवा दूंगा, मुझे एफआईआर कराना है। और ये पहुंच गए कहा, पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन क्या करेगा, द एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड ओरली आफ्टर रिड्यूसिंग इनटू राइटिंग, यानी कि आप ओरली दोगे, पुलिस वाला लिखेगा, और इट कैन गिव इन रिटन फॉर्मेट, रिटर्न में दोगे। उसके बाद इस पे इंडिविजुअल के साइन भी होते हैं, पुलिस वाला उस पर अपनी स्टैंप लगाएगा पुलिस स्टेशन की। अब इसके साथ साथ उसकी एंट्री कहाँ होती है, नॉर्थ इंडियन स्टेट में एक वर्ड जो होता है रोज नामचा, आयो उड़ीसा का मुझे आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है उनमें सभी में यूज होता है। वैसे इसको बोला जाता है जर्नल डायरी। ये आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगी, क्योंकि सीआरपीसी पुलिस को गवर्न नहीं करती है, पुलिस को पावर जरूर देती है बट गवर्न नहीं करती है, उसके लिए उसका पुलिस एक्ट है। ठीक है, तो जर्नल डायरी में डेली, उसको डीडीआर बोला जाता है, डेली डायरी रिपोर्ट। तो डेली की उसमें एंट्री होती है कि भाई मिस्टर साहू आए थे, एफआईआर लिखवाई है, ये इंसिडेंट हुआ है, ये बात हुई है। अब जब एफआईआर लिख ली जाएगी तो एफआईआर की 3 कॉपी बनती है, 3 कॉपीज में एफआईआर बनेगी। 3 कॉपीज कहाँ कहाँ जाएंगी, पहली कॉपी सबसे पहले जाती है मैजिस्ट्रेट को, कंसर्न मैजिस्ट्रेट को। दूसरी कॉपी किसको दी जाती है, इंफॉर्मेंट को दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सेक्शन 154 सीआरपीसी। ये सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ थोड़ा सा एक नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो आई ग्लांस में आपको आइडिया रहेगा। और तीसरी कॉपी पुलिस स्टेशन में ही रहती है, इसको सीरियली नंबर्ड किया जाता है। ठीक है, क्या सीरियल नंबर है अभी उसका, ईयर के हिसाब से रहता है, जैसे 249 ऑफ 2022, इस तरह से एफआईआर होती है। अब ये एफआईआर कैसे हो सकती है, ये एफआईआर देखो कन्फेशनल हो सकती है कि भाई मैंने किसी का मर्डर किया और मैं रिवॉल्वर लेके पहुंच गया कि साहब मैंने उसको मार दिया, लाश वहां पड़ी है, ये पकड़ो, दैट इज आल्सो एफआईआर। पहली इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो भी पहली इंफॉर्मेशन, यानी कि एक्यूज्ड कैन आल्सो लॉज एफआईआर। उसके बाद एक क्रिप्टो एफआईआर होती है। क्रिप्टो एफआईआर क्या, कि मैंने पुलिस थाने में फोन किया कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, द पुलिस ऑफिसर विल इंश्योर माई आइडेंटिटी, ही विल सेंड वन पुलिस पर्सन एंड ही विल कंफर्म द मैटर। तो ऐसी एफआईआर क्रिप्टो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर भी होती है, ये हम सब डिटेल में करेंगे जब सीआरपीसी पढ़ेंगे। जीरो एफआईआर क्या होती है, मान लीजिए थाने, हर थाने की अपनी एक हद होती है, एक अपना जुरिस्डिक्शन होता है। ऑफेंस हो गया यहाँ पे, ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे और ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे। अब आपका पुलिस स्टेशन कौन सा नजदीक है, ए की बी, बी पुलिस स्टेशन नजदीक है। अभी ए के अक्षेत्राधिकार में, ए के जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है, लेकिन आप पहुंच गए बी में और आपने कहा कि जी वहां ऐसा ऐसा घटित हो गया है। पुलिस वाला क्या कहता है, जनरली मूवीज में देखो कि ये हमारे थाने में नहीं आता, आप पुलिस स्टेशन ए में जाओ। नो, आप लॉ के स्टूडेंट हो, ही कैन डिनाई, ही विल रजिस्टर दैट एफआईआर, बट वो उसको सीरियल नंबर नहीं देगा, इसीलिए उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। एंड दिस इज ड्यूटी ऑफ द एसएचओ ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, कि ये उस एफआईआर को पुलिस स्टेशन ए में भेजेगा। अंडरस्टूड, यानी कि इसको एफआईआर भेजनी है, मना नहीं कर सकता, ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। ठीक है, अब जब एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, तो एफआईआर रजिस्टर होते ही एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को चलेगी, तो उसको भी पता लग गया, एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को मिल गई। अब एसएचओ की ड्यूटी क्या है, एसएचओ वर्ड भी कहीं यूज नहीं हुआ है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये वर्ड यूज हुआ है 2 के ओ में, 2 क्लॉज ओ में सीआरपीसी में ये वर्ड यूज हुआ है, जिसको हम आमतौर की भाषा पे एसएचओ कहते हैं, दरोगा भी कहते हैं। ठीक है, एसएचओ क्या करेगा, सबसे पहले अंडर सेक्शन 157 ही विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, आईओ अपॉइंट हो जाएगा, आईओ की जो रैंक है वो मिनिमम एसआई होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, एसआई को भी दे देते हैं वैसे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑन स्पॉट जाएगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस में क्या आता है भाई, वहां पे जो हथियार मिले, कपड़े मिले, फिंगरप्रिंट मिले, फुटप्रिंट मिले, उन सब का कलेक्शन करेगा। ठीक है, और ही विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ केस डायरी, एक केस डायरी लिखनी शुरू करेगा, जिसे सेक्शन 172 सीआरपीसी गवर्न करेगा। और इस केस डायरी को ना तो विक्टिम देख सकता है, ना एक्यूज देख सकता, ओनली कोर्ट एंड आईयू कैन सी। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी आपको सीआरपीसी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूं किस तरह से चीजें आगे होती हैं।
और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी आईओ की, आईओ कहता है कि मैंने पता कर लिया किसने क्या क्या किया है। कैसे पता किया? बोला जी मैंने बुलाया विटनेसेस को, अंडर सेक्शन 160 नोटिस दिया, 161 में उनकी स्टेटमेंट ले ली, 161 के बयान हो गए। सुना होगा 161 की स्टेटमेंट, जिनकी एविडेंशियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। और कुछ के जज की स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने करानी थी, मैंने वो भी करा दी है। 164 की स्टेटमेंट जुडिशियल कन्फेशन जहां पे आता है। और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद वो बनाता है एक रिपोर्ट जिसे कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(2), पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे देती है। अब रोल में आता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट नाउ टेक द कॉग्निजेंस। क्या लेगा मैजिस्ट्रेट? कॉग्निजेंस लेगा, जिसे कहते हैं संज्ञान लेना। भाई मुकदमा को मैं सुनवाई कर सकता हूं कि नहीं। तो मैजिस्ट्रेट तीन तरह से किसी चीज को लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट ये, या फिर कंप्लेंट, यानी कि एफआईआर के अलावा भी मोहन के पास एक ऑप्शन था कि वो सीधा मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर देता। तो या तो मैजिस्ट्रेट एफआईआर रजिस्टर्ड कराता या खुद से उसमें इंक्वायरी करता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। या फिर सुओ मोटू। अब वहां पे साहू जी बन गए थे जज। इन्होंने देखा कि यार इस बंदे ने तो एफआईआर नहीं कराई और मुझे पता लगा किसी सोर्स से कि कुछ हुआ है, ऐसा गलत हुआ है, तो सुओ मोटू वो संज्ञान ले सकता है। अब यहाँ के बाद जब क्या होता है, मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेता है, तो कॉग्निजेंस पे हम अच्छे से डील करेंगे 190 से 199 तक, किस तरह से कॉग्निजेंस लिया जाता है, प्री रिक्विजिट कंडीशंस क्या होती हैं। यहाँ पे लेने के बाद एक इशू ऑफ प्रोसेस होता है कि ठीक है भाई केस मैंने ले लिया है, इशू ऑफ प्रोसेस करो, यानी कि या तो सम्मन भेजो या वारंट भेजो। अब सम्मन कैसे भेजेंगे? उसके लिए सम्मन केसेज में सम्मन और वारंट केसेज में वारंट। ये आपके पनिशमेंट बेस्ड है। जिस भी उसमें 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है उसे वारंट केस कहते हैं। 2 का एक्स, एक्स खतरे का घंटी होता ना, ठीक है, क्रॉस, तो इसीलिए वारंट केस थोड़े से डेंजरस होते हैं, 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट वाले। सम्मन केसेज होते हैं 2 साल से कम वाले छोटे केसेस, उनमें सम्मन भेज देते हैं, अरेस्ट नहीं कराते हैं। इशू ऑफ प्रोसेस के बाद इंडिविजुअल आता है, फिर चार्ज फ्रेमिंग होती है। चैप्टर 17 211 टू 224 चार्ज कैसे फ्रेम करेंगे, उसके ऊपर आरोप लगेंगे, जो एंडर ऑफ चार्ज होगा, जो एंडर ऑफ एक्यूज्ड होगा। अब चार्ज होने के बाद यहां तक आपका सब कुछ था प्री ट्रायल प्रोसेस। चार्ज होने के बाद क्या करेंगे? वी विल नाउ स्टार्ट द ट्रायल। ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल कितनी तरह का हो सकता है? सेशन ट्रायल, आपका वारंट केस ट्रायल, देन योर सम्मन केस ट्रायल, समरी ट्रायल, और एक और चीज इसमें ऐड हो गई जिसको कहते हैं प्ली बार्गेनिंग। ये भी एक तरह से आपका ट्रायल का ही पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायल हो गए, सेशन ट्रायल चला, यानी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन में होगा उसे क्या कहेंगे? सेशन ट्रायल कहा जाएगा। अब सेशन ट्रायल आता है कहां से कहां तक? 225 से लेकर के 237 तक, चैप्टर नंबर 18 ऑफ सीआरपीसी। वारंट केस 238 से 250, चैप्टर नंबर 19। सम्मन केस 251 से लेकर के 259, चैप्टर 20। समरी ट्रायल चैप्टर 21 260 से लेकर के 265, और 21A ऐड किया गया मालीमठ कमेटी की 154th रिपोर्ट के आधार पर, जिसे कहा जाता है 265A से लेकर के 265L तक, सौदेबाजी करना। अब सेशन ट्रायल में जो सीरियस केसेस होते हैं, मर्डर के केसेस हो गए, रेप केसेस हो गए, उनको सेशन ट्रायल चलाता है, जहां पे आपके सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज बैठते हैं। वारंट केस ट्रायल को मैजिस्ट्रेट कोर्ट चलाती है। समन ट्रायल्स थोड़े से हल्के होते हैं, इनका प्रोसीजर छोटा होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं होता है समन केसेस में। समरी ट्रायल में 3 महीने तक की मैक्सिमम सजा दी जा सकती है, कि समरी ट्रायल में ऐसे ही छोड़ देना। एडमोनिशन के साथ हम इसको पढ़ते हैं। प्ली बार्गेनिंग में समझौता कर लेना, सौदेबाजी कर लेना कि यार कुछ ले दे के पैसे, जमीन जायदाद, सॉरी हाथ पैर जोड़ के
मान जाओ, तो कोर्ट क्या करेगा, सिर्फ 3/4 पनिशमेंट देगा, 1/4 को छोड़ देगा। अब जब ट्रायल हो जाता है देन आता है आपका जजमेंट। फिर क्या आता है, जजमेंट आता है। अब जजमेंट कहाँ दिया गया है, जब चैप्टर 27 आप पढ़ेंगे 353 से लेकर के 365 तक, वहां पे जजमेंट के प्रावधान दिए गए हैं। अब जजमेंट आ गई, जजमेंट में क्या हो सकता है, आइदर कन्विक्शन हो सकता है और एक्विटल भी हो सकता है। ठीक है भाई, छोड़ा भी हो जा सकता है ना, दोष मुक्त भी हो सकता है। नपुर तलवार को देखो कितने दिनों के बाद छोड़ा गया था। अब अगर कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, एक्विटल में स्टेट या विक्टिम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्यूज्ड जो है वो अपील कर सकता है। कुछ और त्रुटियां सुधरवानी है तो रिवीजन कराया जा सकता है। रिविजनरी कोर्ट कौन सी है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो यहां तक आपका भाई टोटल जो है अपील में, वो चाहे तो जजमेंट को सेम कर सकता है, पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा प्रोसीजर हो गया है। अब इस प्रोसीजर को थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ। इस चार्ट को आपको बनाना है, कहीं भी आपको कुछ लगे तो मुझे आप रोक के बोल सकते हैं, वहां पे हम रुक जाएंगे। क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग को हम आज समझेंगे। सबसे पहले एक ऑफेंस होता है, इसको मेरी लिखाई थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, माई हैंड राइटिंग नॉट दैट मच गुड, ये अब सुधरने वाली भी नहीं, अब तक नहीं सुधरी, तो आप अपना इसको अच्छे से बना लीजिएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस, दो तरह के होते हैं ऑफेंस, इधर इट इज कॉग्निजेबल और इट इज नॉन कॉग्निजेबल। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, आई होप अब इनको समझ पा रहे होंगे शॉर्ट फॉर्म्स को। अब कॉग्निजेबल है तो उस केस में होगी एफआईआर। मैं अभी सेक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। एफआईआर होगी तो उसके बाद उसमें होगा इन्वेस्टिगेशन। क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। नॉन कॉग्निजेबल में एनसीआर बनेगी। एनसीआर की सिर्फ 2 कॉपी बनती है, एफआईआर की 3 होती हैं, एनसीआर की 2 होती है। एक कोर्ट को जाती है, एक आपकी अपीलेंट को दे दी जाती है। और कोर्ट अगर आदेश देता है आफ्टर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा मैटर। फिर से यहाँ पे बिना कोर्ट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन पहुंच गया था, यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद इन्वेस्टिगेशन में आएगा। और इस बीच में ही अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो इंक्वायरी भी करा सकता है। ठीक है, अब जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो उसकी बनेगी पुलिस रिपोर्ट, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं कि पुलिस ने चालान पेश कर दिया है, पुलिस चालान। पुलिस रिपोर्ट बनने के बाद क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, कौन, कोर्ट, कॉग्निजेंस बाय कोर्ट। ठीक है, कॉग्निजेंस कोर्ट होने के बाद क्या करता है, इशू ऑफ प्रोसेस करता है, सम्मन और वारंट भेजे जाते हैं। जब एक्यूज्ड आ जाता है सामने तो क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद आपका ट्रायल चलता है, जहां पे डिफरेंट टाइप के ट्रायल्स होते हैं, एविडेंस लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। 4 तरह के ट्रायल हैं, आपको यहाँ चारों ट्रायल लिख लेने इस तरह से, ठीक है। सेशन ट्रायल, वारंट केस ट्रायल, सम्मन केस ट्रायल और आपका समरी ट्रायल। ठीक है, अब ये सारे ट्रायल होने के बाद आती है जजमेंट। जजमेंट आपको फर्दर ले जाती है अपील में या फिर रिवीजन में, और ये अपील और रिवीजन फर्दर आपका या तो जजमेंट को टर्न डाउन करते हैं या सेम रहती है। उसके बाद जब फाइनल जजमेंट में लिखूंगा, फाइनल जजमेंट आ जाती है, तो फाइनल जजमेंट को क्या करना है, नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस, एग्जीक्यूशन होना है। अब देखिए सीपीसी जब आप पढ़ते तो एग्जीक्यूशन कराता था इंडिविजुअल, ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन कौन कराएगा, स्टेट कराएगा। तो इसीलिए सीआरपीसी में पूरा एक चैप्टर 32 डाल दिया गया है, 413 से 435 तक, जहां पे आपका अगर भाई डेथ सेंटेंस मिले क्या क्या हो सकता है, देखिए उसको डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में बताया गया ना कि क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, तो डेथ हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है,
रिग्रेस और सिंपल या फाइन, तीन तरह की पनिशमेंट है। तो इनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, रिमिशन किस तरह से होगा, कम्यूटेशन किस तरह से होगा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। अब ये तो प्रावधान हो गई यहाँ तक कि एक केस का नॉर्मल फ्लो चार्ट कि कोई भी केस कैसे बनता है। अब केस बनने के बीच में देखिए एक चीज आती है बेल, कि यार आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो तो भाई जब तक फैसला नहीं होता आप मुझे छोड़ दो, बेल के प्रावधान हो गए। ठीक है, अब बेल के प्रावधान होने के बाद क्या है कि यार मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्पोजल कैसे होगा, जो प्रॉपर्टी पकड़ी गई है। ठीक है, अगर वो भी नेचुरल डिके की है, 500 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है तो उसे इमीडिएट बेचा भी जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ सूट्स कैसे होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है 406 से लेकर के 412 तक। तो इस तरह के बाकी प्रोविजंस, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगी, ठीक है, सेक्शन 272 रीड विद आर्टिकल 348। तो ये सारी की सारी चीजें आपका सीआरपीसी डील करता है। यहां तक एक बार माइक अनम्यूट करके बताइए किसी को कोई भी डाउट है तो। सर लास्ट वाला जो बोले हैं अभी, ये जो बेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद क्या बोले एक तो? ये ट्रांसफर ऑफ सूट्स होता है, ट्रांसफर ऑफ केसेस, सूट नहीं कहेंगे केसेस कहेंगे, सूट सिविल में होता है। मान लीजिए एक मुकदमा यहाँ से कहीं और जाना है तो किस तरह से ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप सीपीसी जब पढ़ते हैं तो सीपीसी में पढ़ते हैं ना आप सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी और सेक्शन 25 में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स पढ़ते हो ट्रांसफर करने की सूट, 25 में सुप्रीम कोर्ट की पढ़ते हो। ऐसे ही केस, क्रिमिनल केस कैसे ट्रांसफर होंगे एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, वो प्रावधान यहाँ पे दिए गए। इस चार्ट में यहां तक कोई डाउट आपको, क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग में कोई डाउट हो तो बताइए। सर इतने सारा पढ़ाई नहीं किए ना, इसलिए अभी कुछ बोल नहीं सकते। नहीं मतलब मेरा कहना ये है कि मोटे हाँ तौर, सर, मैंने आपको आप जो बेरक बोल नहीं रहे हैं पढ़ाया, समझ में आ रहा है, आपने ये पॉसिबल होगा। आपने नहीं पढ़ रखा इसीलिए मैंने आपको बेरक नहीं पढ़ाया। मैंने हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल केस कैसे चलता है कोर्ट में, ये सारी चीजें बेरक में भी नहीं है जो मैंने आपको बताई है। यस सर। ये मैं सिर्फ आपको एक प्रोसीजर बताना चाहता हूं कि भी क्रिमिनल केस कैसे चलता है। अब आपको यही प्रोसीजर पढ़ना है सीआरपीसी में, ठीक है, इसी प्रोसीजर को आप आगे पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको देखो, अब ऐसे अगर आप सीआरपीसी पढ़ाने लग जाएं आपको, ठीक है, कि भाई 484 सेक्शन है, 484 37 चैप्टर्स है, 2 स्केड्यूल्स हैं और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, सेक्शन 1 2 3 4 5 पढ़ दिया सारा, कैसे समझ में आएगा। नहीं, अगर आप उस तरीके से पढ़ना चाहते हो मैं उस तरीके से भी पढ़ा दूंगा, बट नो सर, मुझे नो सर। लगता है कि पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अब आपको देखिए पता लगा एक तरह से कि केस किस तरह से चलता है। अब इसी केस को जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वी विल इंप्लीमेंट दीज फैक्टर्स इन सीआरपीसी, ठीक है। सर जैसे अभी एक तो, सीआरपीसी, सर एक हाँ बोले बोलिए। थे आप पुलिस डायरी में, हम्म, सो रोजा नामचा बोले थे सर, वो क्या चीज है सर? देखिए पुलिस स्टेशन के अंदर, जब पुलिस स्टेशन में डेली की जो एक्टिविटी होती है ना, सर, वहां पे एक जनरल डायरी यूज होती है, ठीक है, उसको जनरल डायरी बोला जाता है। ये जनरल डायरी का प्रावधान दिया गया पुलिस एक्ट में, सीआरपीसी में नहीं। उसका रूल ये होता है कि जो भी काम पुलिस स्टेशन में, जो भी इंफॉर्मेशन उस दिन आएगी, चाहे वो एफआईआर आई हो, एनसीआर आया हो, या किसी ने जाके वैसे कोई इंफॉर्मेशन दी हो, तो उस सब की एंट्री उसके अंदर होती है और ये सीरियली नंबर्ड रहती है और सुपीरियर पुलिस अफसर इसको क्रॉस चेक करते हैं कितने। अब देखो जब आप वकील बन जाओगे, मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता हूँ, तो आप जनरल डायरी की कॉपी मंगाते हो, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई 12 फरवरी को 8:30 पर आपने जनरल डायरी में एंट्री की है कि मोहन आपके पास क्या करने आया, एफआईआर लिखवाने आया। अब आप कहोगे जी मेडिकल जो उसका हुआ, मेडिकल एक्यूज का आपने कराया है 13 फरवरी को, क्यों भाई, विक्टिम का आपने दोनों लोगों के होते हैं भाई, विक्टिम का करवाया, विक्टिम का आपने पहले करवाया, यानी वकील होने के नाते आप जनरल डायरी से ही तो पकड़ोगे ना। पुलिस वाले इन्हीं गलतियों में पकड़े जाते हैं कोर्ट में कि जनरल डायरी में तो ये लिखा है उस दिन का वहां लिखा है, ऐसे कैसे हो गया। सेक्शन 145 पढ़ा था ना, कंट्राडिक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो तो पढ़ा था आप लोगों ने।
तो वहां पे ये चीजें काम आती हैं। देखो जब तक अच्छा, इससे पहले क्या आपको पता था एफआईआर की 3 कॉपी बनती हैं, हो सर। एनसीआर की 2 कॉपी बनती हैं, जीरो एफआईआर क्या होती है, क्रिप्टो एफआईआर क्या होती है, ये चीज पहले पढ़ी थी आपने कभी? नो सर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले टर्म्स को समझेंगे तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सर इस बार एपीओ में सर आया था ये वाला क्वेश्चन, पुलिस डायरी क्या है सर? उड़ीसा एपीपी में आया था हाँ, सर। देखो वो पुलिस पूछा था। डायरी ही जनरल डायरी है आपकी। हाँ और सर जो वो। केस डायरी होती है, केस डायरी, केस सर। डायरी क्या होती है कि केस डायरी हर केस की अलग होती है। इट इज फॉर ईच एंड एवरी केस। सर। ईच एंड एवरी केस की सेपरेट केस डायरी हो। जिस तरह से एफआईआर का नंबर होता है वैसे ही केस डायरी का भी नंबर होता है 2022, जो भी वो नंबर देते हैं ईयर के हिसाब से नंबर दिया जाता है। सर। ठीक है। अंडर सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जब आप आईओ को बुलाओ, वकील हो आप भाई, आप आईओ को बुलाओगे विटनेस के तौर पे, उसे क्रॉस करोगे ना आईओ को, सर। तो क्रॉस करो तो आप उसको केस डायरी का जितना हिस्सा आप क्रॉस करना चाहते हो वो आपको भी दिखाया जाएगा और पुलिस को भी दिखाया जाएगा। प्रीवियस राइटिंग शो करेंगे ना आप उसको, अंडर सेक्शन सर। 159। तो सर। वहां पे ये चीजें काम आती हैं। ये देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम बेस्ड ही आपको पढ़ना, आपको नॉलेज भी तो लेनी है, सर। क्योंकि ये चीजें इंटरव्यू में बहुत बार पूछी जाती हैं। अब सर। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही नहीं पढ़ेंगे तो बताइए सीआरपीसी कैसे पढ़ेंगे? सर। पुलिस का क्या रोल होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है? ये टोटल प्रिवेंटिव एक्शन में काम करते हैं। सर। अभी मैंने आपको जैसे बता दिया कि सीआरपीसी प्रोसीजरल, आपने सब जगह यही पढ़ा होगा आज तक, प्रोसीजरल है। अगर एमसीक्यू आता है तो टिक भी प्रोसीजरल करना है, सर। लेकिन इसमें भी अगर इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि कोई सब्सटेंटिव पार्ट भी है क्या यार इसमें, बोला सर बिल्कुल है, चैप्टर 9 मेंटेनेंस वाला। हाँ। ठीक है। एज गुड एज सिविल है, सिविल मैटर भी है चैप्टर 9, जबकि सीआरपीसी में डाला गया है। क्यों डाला गया है? ताकि बड़े बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, इन सबको स्टारवेशन से, भूख से बचाया जा सके, फॉर द स्पीडी ट्रायल। ये सारी की सारी चीजें डील करेंगे। देखो बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं जाने की जरूरत है। अगर आप कहोगे तो मैं पूरी की पूरी, देखो 4 चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। कुछ डेफिनेशंस है जिसमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल्स क्या होते हैं, आपके वारंट केस क्या होते हैं, सम्मन केस क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है। ये सब चीजें आपका, ये आप सबका होमवर्क है। ठीक है, किसी से चेक कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका होमवर्क चेक करने नहीं जा रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम पे भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, अगर आप नहीं भी भेजना चाहें तो खुद से कर लीजिएगा। जब 2 का क्लॉज सी पढ़ेंगे, कॉग्निजेबल बताया गया 2 के एल में। ठीक है। वारंट केसेस 2 का एक्स, समन केसेस 2W, वारंट के घर में बैठा है ये। चार्ज 2 का बी, बेलेबल नॉन बेलेबल एक ही में दिया गया है 2A, वहां बेलेबल लिखा है। इन्वेस्टिगेशन 2H, पुलिस वाला आता है तो क्या बोलते हो, हट, साइड हो जा, हट, हट, एच एच हट, इस तरह से याद कर सकते हो। इंक्वायरी जी, क्या बोलते हैं मैजिस्ट्रेट सब जाके, जी जनाब, जी हुजूर, जी। इस तरह की चीजों से आप इनको याद करें, सबको आपको बहुत ट्रिक से याद करा देंगे सारी चीजें तो, लेकिन ये सब चीजें अगर आपको पता है पहले से तो आप सीआरपीसी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल बताया, देखिए यहीं पे एक छोटी चीज और बताता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल में कहा कि आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं उनके बारे में बताता है कि वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और ट्राइबल बाई हुम है, ट्राइबल बाई हुम। अब मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, मैं तो एनडीपीएस एक्ट में कोई पकड़ा गया, जब आप कोर्ट में बैठोगे तो इस तरह की बहुत चीजें आपके पास आएंगी। तो अब वो क्या है, उसका कहां पता लगेगा वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है? उसका भी फर्स्ट शेड्यूल में पता लगेगा। फर्स्ट शेड्यूल के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है वो डील करता है आईपीसी से, और पार्ट 2 जो है वो डील करता है अदर एक्ट, जितने भी दूसरे लॉ हैं
वहां सीधा सा बता दिया, अगर 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और कोर्ट ऑफ सेशन उसको ट्राई करेगा। अगर 7 से कम और 3 से ज्यादा है, 7 से 3 के बीच में है, तो भैया फिर भी कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको डील करेंगे। अगर 3 से कम है तो वो आपका नॉन कॉग्निजेबल होगा, यानी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, बेलेबल होगा, बेल देकर आपको छोड़ा जा सकता है और कोई भी मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को आज की इस सेशन में? नो सर। लेकिन आप लोगों ने एक डाउट नहीं पूछा यार, किसी ने भी। आपने कोर्ट के बारे में किसी ने नहीं पूछा, मैंने जानबूझ के छोड़ा था वो टॉपिक, मैं देख रहा था कि कोई पूछेगा कि नहीं। भाई हम बार बार कह रहे हैं मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, मैजिस्ट्रेट ये कर देगा, ट्राइबल बाय हुम, तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए ना कि कोर्ट्स क्या होंगी फिर। भाई क्रिमिनल कोर्ट्स तो अलग होंगी ना, तो क्रिमिनल कोर्ट्स क्या होंगी? चलो मैं बता देता हूँ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा। देखो हाई कोर्ट तो आता ही है, हाई कोर्ट तो होता ही है। हाई कोर्ट्स को छोड़ के एक आपका कोर्ट ऑफ सेशन होता है, जिसे आप जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना सिविल में, कोर्ट ऑफ सेशन होता है। कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी होती हैं। और अगर कहीं पे सिर्फ मैजिस्ट्रेट वर्ड मिल जाए, सिर्फ मैजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 3 ये क्लियर कर देगा सीआरपीसी में आपको कि उसका मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव नेचर की है। जैसे सेक्शन 107 में, 108 में, 109 में, 110 में वो आपसे बंद पत्र ले सकता है, सिक्योरिटी ले सकता है, भाई तुम बदमाशी नहीं करोगे, चलो एक बॉन्ड दो, तुम सिक्योरिटी बॉन्ड दो। 133 में कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकता है, 144 में धारा 144 लगा सकता है। ये सारे के सारे प्रिवेंटिव एक्शंस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैजिस्ट्रेट। अब ये सारा सब काम संभालने के लिए हमारे पास पिक्चर में आते हैं सीआरपीसी 1973। इंपॉर्टेंट है कि 5th लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे आई थी, 41st रिपोर्ट थी, डॉक्टर केवी के सुंदरम। जो मैं बता रहा हूँ वो सब आपके भी एमसीक्यूज हैं। डॉक्टर केवी के सुंदरम इसके मेन ड्राफ्टर थे। ये डेट ऑफ इनेक्टमेंट कब इसको इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था? भारत की संसद ने 25 जनवरी 1974 को पास किया था। 25 जनवरी को क्यों किया? 26 को छुट्टी होती है, अभी 26 को इंडिया में कोई काम नहीं करना चाहता छुट्टी वाले दिन, ठीक है, तो 25 को पास कर दिया था, ठीक है। एक जस्ट आपको याद रखने तरीके बता रहा हूँ। फिर इसको इन्फोर्स कब किया गया? देखो अंग्रेज तो अप्रैल फूल बनाते हैं, लेकिन हमने अप्रैल फूल नहीं बनाया। हमारे इंडियन कल्चर में 1 अप्रैल को जनरली हमारा नया वर्ष 1 अप्रैल के आसपास शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 को ये इन्फोर्समेंट में आई, लागू हो गई, ठीक है। होल इंडिया पे लागू होती है, पूरी इंडिया के ऊपर, एक्सेप्ट सिर्फ 3 जगह पे इसके ये लागू नहीं होती। कहाँ पे? स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया में। वहां क्या है? वहां पे भी आपका सारी सारी सीआरपीसी नहीं, चैप्टर 8, 10 और चैप्टर 11, 3 अध्याय हैं जो स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरिया पे। अब ट्राइबल एरिया कौन थे? जो 21 जनवरी 1972 से पहले 6th शेड्यूल के अंदर डाल दिए गए थे। आसाम के उन एरिया को ट्राइबल एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे की जो पूरी सीआरपीसी की जर्नी है वो हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे। मैं एक ओवरऑल व्यू आपको देना चाहता था, वो मैंने अपनी तरफ से दे दिया है। अगर आपके किसी तरह के कोई भी डाउट्स है तो वेरी वेल यू कैन आस्क। सर वो जो लिख के दिए सर कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव, सर लिखना पड़ेगा सर, आपको भेजना पड़ेगा? भाई देखो अगर लिख दोगे तो बड़ी अच्छी बात है यार, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो मेरा होमवर्क देने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं टीचर की तरह आप लोगों को होमवर्क दूं, मेरा इंटेंशन ये है कि जब दूंगा तो आप लिखोगे, लिखोगे तो आपको चीजें याद होंगी, यस सर। समझ रहे हो ना।
यस सर। क्योंकि अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे हो, चीजें आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगी। ये बिल्कुल फ्री विल है, किसी के ऊपर बॉन्डिंग नहीं है कि कोई करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो उसकी विषय। राजकुमार जी, आपको आई चीजें समझ में? सर प्लीज, बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। एक चीज और बताऊं आप दोनों को मैं, आप दोनों क्या, बाकी लोग भी तो हैं यार, लेकिन बात दो ही सर लोग हैं, बाकी कोई अनम्यूट कर ही नहीं रहा खुद को, क्या बात है। तो कब देखिए, जैसे कई लोगों को देख रहा हूँ मैं, हर्ष जी हैं, कृष्णा जी हैं, ये लोग अनम्यूट क्यों नहीं करे? क्योंकि पब्लिकली बोलना नहीं चाहते हम लोग। एक वकील के पास ना स्पीकिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट हैव द स्पीकिंग स्किल्स, देन ओनली वी कैन बी अ गुड एडवोकेट। तो जिसका सिर्फ इंटरेस्ट होगा वो मुझे या तो मेल कर दीजिएगा या टेलीग्राम पे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज का सेशन यही सम अप करते हैं। आई होप आप सबको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सो फिर नेक्स्ट संडे एक और अच्छा सेशन करेंगे। बाकी सीआरपीसी की जो सीरीज होगी उसमें चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आप नेक्स्ट सेशन का टॉपिक खुद से डिसाइड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसी के ऊपर स्टार्ट कर लेंगे। सो आज के लिए गुड बाय। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट। और बाकी नहीं तो फिर सम अप करते हैं आज की क्लास को। एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? चलिए, इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है, सब इंटेलिजेंट है, सब समझ में आता है। सर एक क्लास नॉर्मल टॉपिक्स पे भी, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट जिस हो भी गया, टॉपिक पे इन पे चाहिए भी। राजकुमार जी, आप बस मुझे ना टेलीग्राम में कमेंट कर दीजिए ग्रुप में ही, ठीक है? ग्रुप में किसी भी मैसेज पे राइट आप सर, जाएंगे राइट तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसी टॉपिक पे मैं क्लास ले दूंगा, कोई इशू नहीं है। राइट सर, राइट सर, आप राइट। ग्रुप में भेजेंगे तो इससे क्या ना कि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस मिलेगी कि भाई किस टॉपिक पे क्लास आने वाली है। टू टेल मी द टॉपिक, डेफिनेटली आई विल मेक द क्लासेस, नो इश्यूज। ओके सर, चलिए राइट ठीक। सर। ओके राजकुमार जी, कृष्णा जी, हर्ष जी, जोगी जी, सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।